हाय, वेलकम टू कूल एकेडमी। हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की सीरीज में आज हम लोग का सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, राइट गाइस। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने जो देखा था वो इलेक्ट्रिकल पावर यूनिट्स था, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन था। फिर हम लोग ने देखा था इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स और उसकी जो पावर का कॉम्बिनेशन हम लोग किस तरह करते हैं ये देखा था। और कुछ स्टैंडर्ड केसेस लिए थे हम लोग ने, राइट। और लास्ट में हम लोग ने एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया था, राइट गाइस। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग वे में मैंने उसे समझाने की कोशिश की है। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस थ्रू लोड, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे थिकनेस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब, लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसफर कैसे होता है, किस तरह हम लोग करते हैं। और फिर टाइम टेकन बाय हीटर टू बॉयल द वाटर, और इसमें कॉइल्स होते हैं, किस तरह हम कॉइल के कॉम्बिनेशन को चेन सीरीज और पैरेलल करते हैं, तो किस तरह वो हीट होता है, कितना टाइम लगता है, तो उनके कॉम्बिनेशन में देखेंगे। और फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, राइट गाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। ये हमारा सर्किट है और इस रेजिस्टेंस आर से हमें मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करना है, राइट। और ये पावर हम लोग यूटिलाइज करेंगे, कहाँ यूटिलाइज करते हैं, कैसे आता है, ये हम लोग देखेंगे, राइट गाइज। तो जैसे हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं, करंट फ्लो करती है और इससे आप देखो यहाँ पे ये पावर यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ये इस लोड के थ्रू मैक्सिमम पावर किस तरह प्रोड्यूस होगी ये हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम लोग ने ये वोल्टेज V ले लो आप, और इसके थ्रू करंट I है हमारी जा रही है। तो हमने आपको बताया था इसके थ्रू जो पावर होगी वो होगी दैट इज P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, जो कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था, राइट गाइज। तो ये P हमारी मैक्सिमम कब होगी ये निकालना है। अब यहाँ से जो करंट जारी होगी इस हमारे बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये स्मॉल r है। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ R प्लस R हो गया। तो करंट यहाँ जो प्रोड्यूस होगी दैट इज I इज इक्वल टू हो जाएगी V अपॉन दैट इज R प्लस R, राइट गाइज। V को E भी लिखवा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने V लिखा है, तो राइट। तो हम यहाँ लिखते हैं दैट इज P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा दैट इज V स्क्वायर अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R, राइट। अब हमारे पास ये बैटरी फिक्स है, तो हम इस लोड को वेरी कर सकते हैं। लोड हम इस प्रकार चूज करेंगे कि जिसके थ्रू इसके इसके थ्रू जो है हमें मैक्सिमम पावर मिले, राइट। तो हमारा यहाँ पे ये आर जो है वेरिएबल हो गया, राइट गाइज। तो अगर मुझे इस पावर का मैक्सिमा या मिनिमम निकालना है, ये हमारा मैथमेटिकल टूल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये मैक्सिमम या मिनिमम जब होगा जब आप इसका वेरिएबल क्या आर है डी पी बाई डी आर हमारा ज़ीरो होगा। इस कंडीशन को हम इम्पोज करके ही हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, कैपिटल आर, दैट इज डी पी बाई डी आर। अब आप ये देखो कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, वी स्क्वायर या ई स्क्वायर आप लिख लो जो भी, ये हमारा कांस्टेंट है। तो हम ये यहाँ लगाएंगे, पहले न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी पी बाई डी आर, तो ये वन हो गया। और ये आपका डिनोमिनेटर ऐसे ही रह जाता है दैट इज आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वन। तो माइनस लिखते हैं, अब की आर को छोड़ते हैं और फिर यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया तो हो गया टू इंटू आर प्लस आर, फिर आर प्लस आर को डिफ्रेंशिएट किया, आर का फिर डिफ्रेंशिएशन वन हो गया। और ये आर हमारा फिक्स है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका ज़ीरो हो गया, तो नेट वन आ गया। और नीचे हमारा आ गया दैट इज आर प्लस आर का होल स्क्वायर, यानी पूरा का स्क्वायर करेंगे तो ये फोर हो जाएगा और ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। इसको हम लोग ज़ीरो कर देते हैं, तो ये आ जाएगा दैट इज न्यूमरेटर को हम लोग ज़ीरो कर देंगे, दैट इज आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस टू आर आर प्लस आर इक्वल ज़ीरो। आर प्लस आर को हम कॉमन करते हैं और यहाँ बचता है हमारा आर प्लस आर, और यहाँ पे बचेगा माइनस टू आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो।
ये ज़ीरो टर्म हो नहीं सकता है, कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये टर्म हमारा ज़ीरो होगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे दैट इज आर, ये -2r, ये आर हो जाएगा, तो ये -r प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो आर की वैल्यू आई, जो लोड की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, तभी हमारा इसके थ्रू जो मिलेगा पावर वो हमारा मैक्सिमम होगा। सिंपल कैलकुलेशन था। और ये कॉन्सेप्ट, अब क्वेश्चन ये भी तो उठता है कि इस वैल्यू पे, क्योंकि dp/dr हमारा मैक्सिमा होगा या मिनिमा होता है ज़ीरो, राइट। तो इसको अलग मैथमेटिकल है, इसको हम लोग सेकेंड डिफ्रेंशिएट करके चेक करते हैं, इतना डिटेल में नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या है कि ये हमारा मैक्सिमम हमारा ये प्रोड्यूस करेगा पावर, राइट गाइज। इसको आप सिंप्लीफाई करो, फिर उसके बाद चेक कर लेते हैं d2 हम उसको चेक करते हैं d2p/dr²। आप इसको चेक करना, ये अगर हमारा निगेटिव होता है तभी मैक्सिमम होता है, राइट। अगर ये पॉजिटिव होता है तो इस वैल्यू के लिए ये मिनिमम होगा, राइट। ये आप चेक कर लेना, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना, तो आपको अगर ये आर इक्वल आर रखोगे तो एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव आएगा, तो इस वैल्यू के लिए यहाँ से पावर जो होगा हमारा मैक्सिमम मिलेगा, राइट गाइज। तो इस ये जो इम्पॉर्टेंट आया, यानी इसको अगर हम लोग जनरलाइज करें कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तभी हमें यहाँ से मैक्सिमम लोड मिलेगा, राइट। तो सॉरी, पावर मिलेगा। तो अब आप देखो इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग अभी देखेंगे, जैसे अब यहाँ हमने बैटरी लगा दी और यहाँ पे स्टार्टर है हमारे कार का, जो स्टार्टर होता है, राइट। अगर ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कार के स्टार्टर के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, तभी हमारा जो है जो स्टार्टर है ये मैक्सिमम हमारा ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो इसको भी हम लोग अभी देखते हैं, राइट गाइज। तो बेसिक चीज़ जो हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ की, वो इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर ये कंडीशन होती है तभी मुझे मैक्सिमम पावर मिलेगा, राइट गाइज। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट। ये हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एक और एप्लीकेशन है कि एक एम्पलीफायर है, हम लोग इस एम्पलीफायर में सिग्नल देते हैं, वो जो सिग्नल होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में ये इसके अंदर जाता है, और इसको हम एम्पलीफाई करके स्पीकर के थ्रू हम आवाज़ सुनते हैं। अगर इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है तभी हम इस स्पीकर के थ्रू हमारा मैक्सिमम आवाज़ आएगी, मैक्सिमम हम लोग पावर गेन कर पाएंगे। और इसीलिए कभी कभी हम स्पीकर को पैरेलल या सीरीज़ में लगा के कोशिश करते हैं इसके एम्पलीफायर के रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तो मुझे ये मिल जाता है, राइट। अब जैसे माइक्रोफोन हम बोलते हैं तो इसका भी ये जो इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ से ये देता है, फिर इसको ये एम्पलीफाई करता है, राइट। ये सिग्नल देते हैं, ये भी हमारा रिकॉर्ड है, इसको सिग्नल देता है, सब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहता है। तो इसके थ्रू मुझे मैक्सिमम पावर उस कंडीशन में मिलेगा, राइट। अब जैसे ये है हमारा कार, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये कार के अंदर ये चीज़ असेंबल होता है। एक होता है हमारा स्टार्टर मोटर होता है, और ये बैटरी से कनेक्टेड होता है। ये यहाँ पे कुछ रहता है, आप बोनट खोलोगे तो इस तरह आपको दिखेगा, राइट। तो इसके अंदर ये अरेंजमेंट होता है, और तब ये स्टार्टर पे ये बैटरी करंट, जब आप इग्निशन को ऑन करते हो तो ये बैटरी इसको करंट देती है। और भी बहुत मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन बेसिकली है कि इससे जो मैक्सिमम पावर आउटपुट रहता है, तो हम लोग की कोशिश रहती है कि इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इसके बराबर ही रहे, राइट। ऐसा होता है। इसको आप यहाँ भी आप देख सकते हो, इसमें देखो ये जो आदमी है, ये देखो स्टार्ट, जो पुराने ज़माने में देखो ना पावर लगता था, राइट। कितने पावर से इसको ऑन करते थे हम लोग पुराने ज़माने में, जो गाड़ी होती थी, राइट। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे मिलता है, मैंने ये जो आपका ये जो मोटर है, स्टार्टर मोटर, इतना पावर ये जनरेट करता है जिससे कि हमारा इंजन स्टार्ट होता है, राइट। राइट गाइस, तो ये छोटा सा एप्लीकेशन था जो कि हमें मैक्सिमम पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे इसको हम लोग देखा जा सकता है, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, थिकनेस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब, राइट। भाई हमारे दो बल्ब है जो कि हमने पिछले लेक्चर में लिया था, एक 100 वाट का लिया था, ये हमारा फिलामेंट हो गया। उसी तरह हम लोगों ने एक और लिया था 50 वाट का और 200 वोल्ट का, राइट। इन एक 50 वाट का है, एक 100 वाट का है। इसमें से थिकनेस किसकी ज़्यादा होगी, इसकी होगी कि इसकी होगी, ये हम लोग को देखना है, राइट।
तो हम लोग ने ये देखा था पिछली बार कि P इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाई आर ये होता है। और आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, राइट। यहाँ देखो P जो है, R यहाँ पे हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है, और यहाँ पे आपका R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, राइट। यहां से ये क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी एंड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए। ये चीजें आ गई हमारे पास, यानी जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, राइट। यानी उसकी थिकनेस ज्यादा होगी। आप यहाँ पे देखो 100 पावर का जो है इसकी थिकनेस ज़्यादा है, 50 वाट का क्या है, हमारी थिकनेस कम है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कभी कभी, राइट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पे, पावर ट्रांसमिशन पे। यहाँ पे आप देखो हमारा पावर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये मैंने हाइड्रो प्रोजेक्ट लिया है, यहाँ से पावर जनरेट होता है। मोस्टली पावर जो है 11 केवी से लेके इंडिया में तो 16 केवी तक हम जनरेट करते हैं, राइट। तो ये हमारा जनरेशन होता है, और जनरेशन के बाद ये हमारा पावर जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। यहाँ पे हम इस जो भी है 13.2 केवी को हम सेटअप ऊपर करते हैं, इसके वोल्टेज स्टेप अप करते हैं, वोल्टेज को हम अप करते हैं। उसके बाद इसको हम ट्रांसमिशन लाइन में भेजते हैं। अब हम 400 केवी कर लेते हैं, आजकल तो 765 केवी तक भी हम लोग की ट्रांसमिशन लाइन है, वहाँ तक हम इसको अप करते हैं। और ये अप होने के बाद हमारे सिटी में आता है, फिर उसके बाद घर पे आता है। जैसे सिटी के पास आते हैं तो वहाँ एक सब स्टेशन होता है। इस 7 ये आप मान लो ये यहाँ से हम मानिए 13.2 केवी पे जनरेट किया था हमने, और इसको स्टेप अप करके हमने यहाँ पे 400 केवी तक कर दिया। अब हमारे घर तो 400 केवी आता नहीं है, हम लोग के पास तो 220 वोल्ट तक आता है, राइट। तो अब इसके ये जैसी सिटी में एंटर करता है तो ये जो स्टेप डाउन होता है, इस वोल्टेज को हम लोग जो 400 केवी का यहाँ से आ रहा था, इसको हम लोग ने स्टेप डाउन करते हैं। पहले सब स्टेशन होता है 33 केवी, फिर आज मोहल्ले में आता है तो आप सब लोकल एरिया में 11 केवी, फिर उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा के अल्टीमेटली जो आपके पास आता है वो रहता है आपका 220 वोल्ट पे, राइट। आपने जनरेट कितने पे किया था, 13.2 केवी पे, और यहाँ पे आ गया हमारा 220 वोल्ट पे, राइट। ऐसे करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, और ये सब चीज़ें जो होती है बहुत सारे इसमें डिज़ाइंस होते हैं। इवन ट्रांसमिशन लाइंस के जो वायर्स होते हैं उसको डिज़ाइन, ये जो पोल आप देख रहे हो इसको भी डिज़ाइन किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर इस हीटिंग इफेक्ट के कारण बहुत गर्म होता है, इसको कूलिंग के लिए भी हम लोग यूज़ कर, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी होती हैं, राइट। तो ये आप जब आगे पढ़ोगे, इंजीनियरिंग करोगे, तो आप इसको समझोगे और डिटेल में, राइट। फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमें ये 400 केवी तक उसे अप करने की वोल्टेज की क्या ज़रूरत है। अब ये हाइड्रो हमारा प्रोजेक्ट है, इसका हमारी इंस्टॉल जो है पावर जनरेशन फिक्स है। सपोज कर लो ये हमारा जो पावर जनरेट कर रहा है ये हमारा 1000 मेगावाट कर रहा है जनरेशन, राइट। अब ये तो जनरेशन इसका फिक्स है। अगर यहाँ पे हम देखें हमारा पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई, अब ये तो हमारा जनरेशन फिक्स है, राइट। यानी यहाँ पे हम करंट यहाँ पे निकाल सकते हैं, वोल्टेज हमारा क्या होगा 13.2, तो करंट निकाल सकते हैं, राइट। ये हमारा, ये दोनों आसपास होते हैं, एक ही लोकेशन में होते हैं, राइट। तो ये हमारा पावर, और लॉस हमारा क्या होता है, दैट इज अगर हम वायर के थ्रू कहते हैं तो अभी हम लोग ने देखा जो लॉस होता है पावर का, यानी हीट जो निकलती है वो क्या होती है, दैट इज आई स्क्वायर आर। ये हमने देखा था, हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि करंट थ्रू रेजिस्टेंस ही डिफाइन करती है आपका लॉस। तो आई स्क्वायर आर लॉस होता है, राइट। तो अगर करंट ज़्यादा होगी तो लॉस बहुत ही ज़्यादा होगा, राइट। अब यहाँ पे मुझे करंट को क्या करना है, कम करना है, राइट। तभी तो ये लॉस हमारा कम होगा। करंट जितनी कम होगी लॉस हमारा क्या होगा, कम होगा। अब आप ये देखो कि पावर फिक्स है, अब बच गया वी आई हमारा कांस्टेंट हो गया, राइट। तो हम आई को लिख सकते हैं दैट इज पी अपॉन वी, और ये जो हम लॉस में लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज पी स्क्वायर आर अपॉन वी स्क्वायर, राइट।
यानी जो लॉस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वी स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी हम वोल्टेज को जितना इंक्रीज करेंगे करंट हमारा कम हो जाएगा, जिससे इस ट्रांसमिशन लॉस जो है यहाँ पे हमारा कम हो। और इसी को हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइंस 100 किलोमीटर्स 400 किलोमीटर्स होती हैं, लॉन्ग शॉर्ट कई ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, तो ये इतनी लंबी किलोमीटर्स होती हैं, 100 किलोमीटर्स होती हैं, 400 किलोमीटर्स होती हैं लाइंस। तो इनके थ्रू अगर कम ज़्यादा करंट जाएगी तो लॉस आपका बहुत ज़्यादा होगा, तो आपके घर में कितनी पावर पहुंचेगी, ज़्यादा लॉस तो ही हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि हम क्या करते हैं, वोल्टेज को अप करते हैं, राइट। और अप कब तक कर लेते हैं, 400, और इंडिया में तो अभी 765 किलो वोल्ट तक भी अप करके हम ट्रांसमिशन पावर की ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म, राइट गाइस। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। वैसे इसको डिटेल में हम लोग जब ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे और ही डिस्कस करेंगे ये किस तरह अप होता है हमारा वोल्टेज, इधर लो वोल्टेज डाला है तो इधर अप किस तरह होता है, राइट। ये आगे अब आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, तो वहाँ देखेंगे, राइट। तो चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये हमारा क्या है, टाइम टेकन बाय हीटर टू बॉयल वाटर, राइट। ये हमारा क्या वाटर है, इसका मास m है, सभी का मास जितने भी कंटेनर में हमारे वाटर हैं उसका मास m है। और एक कॉयल है ये, या एक हीटर कह लें, एक कॉयल कह लें। ये जब हमारा ऑन होता है तो इसमें इसका पावर क्या है, P1 है, और इसका इस वाटर को जो ऑन करता है, ही बॉयल करता है, ये ऑन होने पे उसको टाइम कितना लगता है, इस हीटर को जिसका पावर P1 है T1 लगता है। उसी तरह सेम मास है, सेम दोनों टेम्परेचर पे है, तो इसको जब ऑन करते हैं तो इसका पावर क्या है, P2 है, और टाइम लगता है T2, राइट। तो ऑब्वियस है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं, MS डेल्टा थीटा, राइट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे एस हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस वाटर है, हम लोग तो लिक्विड में भी पढ़ते हैं, तो इस पे ध्यान देना। ये हमारा टोटल क्या है लगेगा, H इतनी एनर्जी लगेगी इस वाटर को हीट करने में, राइट। दोनों का मास सेम है, टेम्परेचर सेम है, और बॉयल करने का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाएगा, तो एनर्जी दोनों में सेम लगेगी, राइट। तो दोनों के लिए H जो एनर्जी चाहिए होगी दोनों के लिए सेम होगी, लेकिन इसका पावर क्या है, P1 है। तो टाइम अगर T1 लगता है इसको बॉयल करने में, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज P1 T1, और सेम है, ये भी मास सेम है, तो सेम एनर्जी लगेगी दोनों में, तो इसको लिख देंगे MS डेल्टा थीटा, सेम एनर्जी है, तो ये भी हो जाएगा हमारा P2 T2, राइट। तो ऑब्वियस है हमारी इक्वेशन आ जाती है, दैट इज P1 T1 मस्ट बी इक्वल टू P2 T2, राइट। ये हमारी एक इक्वेशन आ जाती है, इससे इससे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन कभी कभी एस स्पेसिफिक हीट वाटर दे लेगा, मास पूछेगा, या टेम्परेचर कितना था वाटर के, इस तरह के क्वेश्चन भी इससे मिक्स कर सकते हैं। तो जब भी आप एस यहाँ पे लें तो ये ध्यान दें कि एस का यूनिट पे आप बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। यूनिट कितना दे रखी है इसकी स्पेसिफिक हीट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। वैसे आपको मैं बता दूं जो एस होता है वाटर का, वो होता है 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और या तो आपको दे सकता है 1 कैलोरी, है ना, पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इस बात का आपने ध्यान देना है, राइट। ये तो हमारा पावर जूल में ही आएगा, तो हमें एक्चुअली इस जो लेफ्ट हैंड साइड में MS डेल्टा थीटा है, इस पे हमें ध्यान देना है, इसकी भी इस तरफ पे यूनिट हमारी जूल होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ने ये चीज़ कॉन्सेप्ट निकाला, यानी पावर इनटू टाइम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर को आप, और जो कि सेम टेम्परेचर पे उसको आप बॉयल करते हैं या किसी सर्टेन टेम्परेचर पे रीज करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट हीटर से या कॉइल से, तो P इंटू टी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट गाइज। तो अब हम इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं, राइट। सपोज कर लो ये हमने, ये जो हमारा क्या था, पावर क्या था इसका, P1 था, और इसका क्या था, P2 था। अलग अलग, ये T1 ले रहा था टाइम, ये क्या ले रहा था, T2 ले रहा था। अब सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, सेम टेम्परेचर पे है, अब इसको मुझे बॉयल करना है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये दोनों हीटर या दोनों कॉइल हम इनको एक साथ लगा दें पैरेलल में, तो इस वाटर को कितना टाइम लगेगा बॉयल होने में, राइट। सिंपल है,
हम ये देखेंगे कि अब ये दोनों जब पैरेलल में हो जाएगा तब मुझे टाइम अलग अलग क्या लग रहा है, टाइम T1 T2। अब दोनों जब पैरेलल में हो जाएंगे तो हमारा ये इसको बॉईल करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, यानी दोनों जो हीटर है इसका इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। और पैरेलल में हमारा इक्विवेलेंट क्या होता है पावर का, अगर पैरेलल में P से लिखते हैं दैट इज P1, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था और डिटेल हम लोगों ने डिराइव भी किया था, दैट इज P1 प्लस P2 हो जाता है, राइट। तो ये हमारा टोटल पावर लगेगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे देखो P है तो हमारा H क्या हो जाएगा, यहाँ पे P को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज H अपॉन T इक्वलेंट जो आएगा, राइट। P को हमने लिख दिया और यहाँ पे हमारा क्या आएगा P1, ये आ जाएगा दैट इज H1 बाई T1। इसको क्या लिख सकते हैं, H2 बाई T2। सेम है एक्चुअली। अब आप देखो H2 H1 और H सेम है, क्यों क्यों सेम है, क्योंकि H1 और H2 सेम वाटर बॉईल कर रहा है, जिसका मास सेम है, टेम्परेचर सेम है। अब यहाँ H1 और H2 ये इंडिविजुअल इसी वाटर को गर्म कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H इक्वल टू H1 इक्वल टू H2 हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग ने देखा था। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1/T इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। सिंपल आ गई इक्वेशन, राइट। और यहां से आप देखो तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 T2 बाई T1 प्लस T2। इसको लॉजिकली भी हम लोग सोच सकते हैं। किस तरह लॉजिकली हम लोग सोच सकते हैं कि ऑब्वियस है ये T1 ले रहा है, T2 होगा, इसमें जो मिनिमम होगा उससे भी कम टाइम लेना चाहिए। और हम लोग ने रेजिस्टेंस में पढ़ा, जब दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में लगे होते हैं तो क्या होता है कि जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है उसका इक्विवेलेंट जो हम पैरेलल में निकालते हैं उससे भी कम आती है उसकी वैल्यू, राइट। तो इस चीज़ का हमने ध्यान देना है, राइट। तो ये फॉर्मूला ऑब्वियस है कि पैरेलल में हमारा पावर ऐड हो रहा है तो एनर्जी ज़्यादा हो रही होगी, तो वाटर को क्या होगा, बहुत ही जल्दी गर्म कर देगा, इसको बॉयल कर देगा, राइट। तो ऑब्वियस है जो उसका मिनिमम होगा इसमें टाइम T1 अगर मिनिमम है तो रिजल्टेंट क्या होगा, T1 से भी मिनिमम आएगा। क्यों, क्योंकि पावर यहाँ पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो जाता है, इसीलिए हमारा टाइम क्या आएगा, पैरेलल वाले रेजिस्टेंस वाले फॉर्म में आएगा। ये याद करने का एक तरीका हुआ, राइट। अब हम देखते हैं सीरीज में क्या होगा। अगर हम इसी चीज़ को सीरीज में लगा देते हैं और यहाँ पे अब देखेंगे ये हमारा P1 हो गया, टाइम लगता है इंडिविजुअल को T1, इसको P2 पावर है, ये टाइम लगता है T2, सेम मास सेम टेम्परेचर, इसको हम बॉयल करेंगे। तो यहाँ जो हमारा पावर इक्विवेलेंट जो आता है वो क्या होता है, ये हमने आपको बताया। तो जो इक्विवेलेंट पावर होता है उसको हम लोग किस तरह निकालते हैं, सीरीज में जब होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं पावर को 1/P, अगर सीरीज में है तो हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2, राइट। ये हमेशा ध्यान देना है, ये हम लोग ने प्रूव किया है अपने पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके आप देखें। तो यहाँ से आपका जो हम लोग निकालेंगे, अब यहाँ पे PS हमारा इक्विवेलेंट है, हम लिख सकते हैं ये हमारा इक्विवेलेंट हो गया। तो अब हम PS क्या लिखेंगे, दैट इज H अपॉन जो लग रहा होगा टाइम T, सीरीज में जो टाइम लगेगा, ये लिख लिया हमने PS को। उसी तरह P1 को ले लेंगे तो ये लिख देंगे 1/H1 बाई T1, इसी तरह लिख देंगे 1/H2 बाई T2। ये हमने पावर को ये लिख दिया। ऑब्वियस H1 H2 H हमारा क्या है, सेम है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर है और सेम आपका टेम्परेचर पे है, तो उसी तरह यहाँ भी H1 H2 क्या रहेगा, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H होगा, जो कि इक्वलेंट है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो TS जो हो जाएगा ऑब्वियस है T1 प्लस T2, ये हो जाएगा, राइट। ये आपको यानी ज़्यादा टाइम लगेगा जब ये सीरीज में आपका क्या हो, कॉइल्स लगे हों या हीटर जो है पैरेलल में रख के फिर आप पानी को गर्म कर रहे हो, तो ये ध्यान में देना है। और ऑब्वियस है क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको प्रॉपर वोल्टेज जो इसकी रेटिंग है, इसकी प्रॉपर वोल्टेज इन दोनों कॉइल्स को या हीटर को नहीं मिलेगी, तो वो अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाएंगे, मैक्सिमम पावर P1 और P2, इसलिए वो कम पावर देंगे। तो ऑब्वियस है टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, जो कि हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में, राइट। तो ये सिंपल दो चीज़ें हमें याद रखनी, लॉजिकली याद रखनी है, कोई इसमें वो नहीं है कि रटना है। यानी सीरीज में लगाएंगे अगर कॉइल्स को, सेम रेटिंग के हैं और वोल्टेज हमने सेम लगा रखा है, B है, इनकी भी रेटिंग B है, इनकी भी रेटिंग B है, तो ऑब्वियस इसको टाइम लगेगा ज़्यादा, क्योंकि वोल्टेज इसकी जो रेटिंग से कम मिलेगा इसके क्रॉस, इसलिए पावर क्या है, कम देगा।
तो अब ऐसे नेट क्या है ज़्यादा होगा, तो सीरीज़ में क्या लगेगा, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, याद नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव में, यार वो उधर 1/T1 लग रहा था कि इसमें लग रहा था, लॉजिक से आप याद रखेंगे। तो फिजिक्स में मैक्सिमम फॉर्मूले आपको आप ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। राइट गाइज, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। वो न्यूमेरिकल क्या है, एन इलेक्ट्रिक केटल हैज़ 2 कॉइल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 वहाँ पे लिए थे हीटर, यहाँ इलेक्ट्रिक केटल में 2 कॉइल हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। चलो दोनों कॉइल ये हैं, ये हम लोग ने 2 कॉइल को अलग अलग कर दिया है, यानी सेम चीज़ ले लिया है। एक का टाइमिंग दे दिया है T1। ठीक है, वो 15 मिनट्स, जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं तो 15 मिनट्स लेता है, और सेकंड जब हम ऑन करते हैं कितना लगता है, पहले का लगता है 15 मिनट, राइट। और दूसरे का क्या लगता है, व्हेन सेकंड कॉइल इज स्विच्ड ऑन इट टेक्स 30 मिनट। ऐसा नहीं है उसको जला छोड़ दिया गया, मैंने उसको ऑफ किया गया फिर दूसरे को जलाया गया, तो उसको कितना लगा टाइम, 30 मिनट्स। ठीक है, देन switched on it takes 30 minutes. How long will it take to boil the water when both the coils are used इन सीरीज, पहला और दूसरा इन पैरेलल, राइट। यानी आपका एक सीरीज में यूज कर रहे हैं और दूसरा क्या, वही अपना जो हम लोग ने क्वेश्चन डेवलप किया। तो अगर आपको लॉजिक क्लियर है, जो आपने थ्योरी ठीक से पढ़ रखी है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। क्यों, क्योंकि अगर सीरीज में लगाया है तो आपको पता है क्यों लीड लगेगा, मैंने देर लगेगा, यानी T1 और T2 को हम ऐड करेंगे, दैट T इज इक्वल टू लॉजिक, कोई उसमें है नहीं। आपको पता है फॉर्मूला होता है, एक का 1/T इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2 होता है, दूसरे का होता है T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लॉजिक जो हमने आपको पहले बताया, राइट। तो सीरीज में आपको टाइम लगेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, इट विल गिव 45 मिनट्स। और अगर ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है, अब बी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल में है तो जल्दी से गर्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हम टी निकालेंगे पैरेलल वाला, वो निकालेंगे 15 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 30, दैट विल गिव 15 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 45। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10 मिनट्स, राइट गाइज। सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर था, लॉजिक के साथ है, फॉर्मूला कहीं प्रूव नहीं करना पड़ा, लॉजिक आपके क्लियर थे, तो आपने तुरंत इसे निकाले, राइट गाइस। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। इसी तरह और जो आगे नीट या जेई में आए हुए हैं इस टॉपिक पे बेस्ड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, उसके कुछ क्वेश्चंस कोशिश करूँगा 21 क्वेश्चंस लूँ लास्ट जो भी आए हुए हैं आपके एग्जाम में, और उसे हम इसे सॉल्व करें, राइट गाइस। तो चल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।